हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी आपने एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम किसकी बात करते हैं? अपने कंपनी के स्टाफ के बारे में बात करते हैं, उसकी स्टाफिंग, उसकी रिक्रूटमेंट, इन सब के बारे में बात करते हैं हम इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, दो उसका बेसिक प्रोसेस एक सेम रहता है, बट क्योंकि इंटरनेशनल में आपको दूसरी कंट्री के एम्प्लॉयज़ आपकी कंट्री में आके काम करते हैं, तो उनका थोड़ा सा, क्योंकि वर्क कल्चर डिफरेंट होता है, लेबर लॉज अलग होते हैं, तो उस वजह से कुछ अलग लॉज लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 5 डेज ऑफ वर्क वीक अलाउड है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 4 डेज अ वीक अलाउड है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि 6 दिन काम करती हैं एक हफ्ते में, और जैसे हमने सब अभी रिसेंटली नारायण मूर्ति का एग्जांपल देखा था, उन्होंने तो बोला था कि इंसान को सातों दिन काम करना चाहिए हफ्ते के। सो बेसिकली ये डिफ्रेंसिएशन जो है वो उनके लॉ से आता है। अब कौन सी कंट्री आपको कितना अलाउ करती है काम करने के लिए, या बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय से कितनी देर तक काम करा सकते हो पर डे, और उसके लिए आप उनको मिनिमम वेजेस कितने देते हो। ऑब्वियसली ये कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ही बेसिकली समअप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाता है फ्रॉम डोमेस्टिक। तो पहले आता है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि आप प्लान आउट करते हो आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आपको एम्प्लॉयज़ कहाँ से हायर करने, फ्रॉम पेरेंट कंट्री और फ्रॉम होस्ट कंट्री। मान लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी है जो कि सेटल हो चुकी है अब यूएसए में, मतलब पेरेंट कंट्री इज इंडिया और होस्ट कंट्री इज यूएसए। अब उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया से ही अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर जाएगा या फिर अमेरिकन एम्प्लॉयज़ को वहाँ जाकर हायर करेगा। जैसे कि अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया से अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। इंडिया से बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं। तो अब वो क्यों काम करते हैं? बिकॉज जो उस कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि भाई मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनके पास ये स्किल्स होना चाहिए और उस स्किल्स के लिए मैं इतना पे स्केल देने के लिए रेडी हूँ। जैसे कि ऑब्वियसली अमेरिका का जो लेबर लॉ है, इंडिया का लेबर लॉ है, बहुत डिफरेंशिएट है। तो इंडिया में जो आपको पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा पैसे आपको अमेरिका में मिल जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटर वेजेस, जो आपको डेली वेजेस मिलते हैं या फिर आपको बेसिकली जो सैलरी होती है वो आपको ज़्यादा मिल जाती है, प्लस बेटर एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पहले आपने प्लान किया कि आपको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्यों एम्प्लॉयज़ चाहिए, फिर उनका आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हो। बेसिकली आप स्टाफिंग स्टार्ट करते हो, आप अपने पेरेंट कंट्री प्लस होस्ट कंट्री दोनों से आप रिज्यूमेस कलेक्ट करोगे। उसका रिज्यूमेस कलेक्ट करने के बाद आप उनका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लोगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट लेने के बाद कुछ कंट्रीज होते हैं जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेती हैं, और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद वो फाइनल इंटरव्यू करते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं स्पेसिफिकली जब आप बाहर जाके दूसरे देश में आके काम करते हो तो वो आपका मेडिकल चेकअप भी करते हैं, या तो आपसे सर्टिफिकेट्स लेते हैं या फिर खुद आपका मेडिकल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका ऑन द जॉब एज वेल एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। पहले आप मान लीजिए जैसे आप इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हो, तो पहले आपको कुछ कंपनीज होंगी जो कि आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देंगे। आपको बेसिकली एक ओरिएंटेशन दे दिया जाएगा कि आपका वर्क कल्चर कैसा रहेगा, आपका काम कैसा रहेगा और आपके ड्यूरेशंस कैसे रहेंगे। फिर आपका होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब जब आप एक्चुअली वहाँ पे जाके काम करने लगोगे तो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉई नहीं ट्रीट किया जाएगा, आपको एज अ ट्रेनी ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो इनिशियली आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको वो काम सिखाएंगे। प्लस जो वहाँ का वेदर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का वर्क कल्चर है, उसमें वो एडजस्ट करने के लिए आपको टाइम पीरियड भी देंगे। जैसे कि बहुत बेसिक्स अगर हम डिफरेंस देखें जो कि टाइम डिफरेंस में आ जाता है कि आपने सुना होगा कि आप दूसरी कंट्री जाते हो और टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका क्योंकि स्लीप साइकिल उसमें चेंज हो जाती है, तो आपको उससे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बेसिकली आप वहाँ के सोशल, कल्चरल, एथिकल, इन सारे एस्पेक्ट से जब आप एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, जब आप पूरा काम सीख जाते हो वहाँ का। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब आप ऑब्वियसली जब आपका ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो गया तो उस टाइम भी आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा, और मोस्टली कंपनीज हर क्वार्टर में या फिर हर हाफ ईयरली में आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका एज एन एम्प्लॉय अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है देन कुडोज टू यू, कि आपका ऑब्वियसली आपका रिलेशन जो बनेगा अपनी कंपनी के साथ में वो एक बेटर रिलेशन बनेगा।
वो शो करेगा कि आप एक नए वर्क कल्चर में इजीली अडाप्ट कर सकते हो, आप एक नई टीम के साथ में कितना कोप अप कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, और बेसिकली अपने कंफर्ट से बाहर आके आप कितने प्रोडक्टिव हो। जैसा बोला था ना कि अपनी जगह पे बैठ के तो हर कोई काम कर लेता है, बट जब आप सामने वाले के वर्क कल्चर में जाते हो और उस वर्क कल्चर को अडाप्ट करके, उस टीम को अडाप्ट करके जब आप अपना परफॉर्मेंस दिखाते हो, सो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑफ द जॉब, सॉरी आफ्टर 3 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ योर जॉब, क्या आपने ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हो, अब आपका कंटिन्यूएशन में कैसा है, क्या आप वो 3 से 6 महीने सेम तरीका काम कर रहे हो, क्या आप और बेकार काम करने लगे हो, क्या आपके टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक और बार मैनेजमेंट परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा कि आपने आप ज्वाइन करने के बाद कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या ट्रेनी से निकलने के बाद आपका वापस से ग्राफ बढ़ रहा है या फिर आपका स्टैग्नेंट हो चुका है। और उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद आपका रेम्यूनरेशन, फाइनल रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है। बेसिकली आपकी बेस सैलरी तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होती है जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, बट लेटर स्टेज में जब आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो जाता है, तो अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपने पे स्केल से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, बट अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको जो एक्सपेक्टेड सैलरी आपको बोली गई थी उससे कम आपको सैलरी दी जाए। और उसके बाद अगर आपका काम बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उनकी टीम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज जब आप बाहर जाते हो या फिर बाहर से कोई इंडिया आता है तो उनको लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मोस्टली इंडियंस डू स्पीक इन हिंदी, तो उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी उनकी नहीं होती है इंग्लिश में, या फिर अगर आप दूसरे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे एक बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा आपका रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन क्या होता है, जो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, मतलब आज मैं इंडिया से अगर कहीं बाहर जाके काम कर रहा हूँ सो आई एम एन एक्सपैट्रिएट, बट अगर मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ, जो जैसे होता है ना एनआरआई की, वो वापस से जब एनआरआई बाहर जाके वापस आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं रिपैट्रिएशन या फिर रिपैट्रिएट्स। तो रिपैट्रिएशन के बाद ऑब्वियसली ये आपका बेसिकली एक अब्रॉड जर्नी रहेगी जो कि ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ऑब्वियसली जो आप स्किल सीख कर आओगे वहाँ से, तो वो आप डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उसमें आप इजीली अडाप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ग्लोबल कंपनसेशन, बेसिकली आपको पैसे किस तरीके से दिए जाते हैं। तो एक होता है आपकी बेस सैलरी। अब बेस सैलरी जैसे डोमेस्टिक कंट्रीज़ में कंपनीज़ में होता है कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, प्लस उसमें आपको पीएफ कितना मिलेगा, आपका इंश्योरेंस का कितना कटेगा, तो वो सारी उन सबको मिला के हो जाती है आपकी बेस सैलरी। बेस सैलरी के बाद आपको दिया जाता है हार्डशिप प्रीमियम। हार्डशिप प्रीमियम क्या होता है, मान लीजिए आज मैं आपको अपने घर पे बैठा है, मतलब आप मान लीजिए आप मुंबई के हैं और मैं आपको मुंबई में ही जॉब दे रहा हूँ, सो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू टू एडजस्ट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। आप वहाँ पे रह चुके हो, पढ़ चुके हो, काम कर चुके हो, तो आपको ईजिली एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अब आपको शिफ्ट होना है अब्रॉड, आपको मुंबई से आपको सीधे जाना है न्यूयॉर्क, अब आपको न्यूयॉर्क में आके काम करना है, सो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी कि एक नई कंट्री में जाना है, नई कंट्री में जाओगे तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ आपको फूड जिस तरीके का आप खाते हो ऑब्वियसली वो भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ का सोशल कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको सीख लेते हैं, बट सबको टाइम लगता है। तो जो इनिशियल हार्डशिप जो आपको फेस करनी होती है, तो काफ़ी सारी कंपनीज उसके लिए आपको एक प्रीमियम अलाउ करती है कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली यू हैव टू फेस अ सर्टेन हार्डशिप, तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम दिया जाएगा। एंड द लास्ट इज अलाउंसेस, जैसे डोमेस्टिक में भी होते हैं कि आपको रहने, खाना, आपको ट्रैवल का सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो सेम विद द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कि अगर आप कहीं बाहर जाके काम करोगे तो भी आपको सेम अलाउंसेस मिलेंगे। प्लस कुछ कंट्री में आपका गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि आपको इंश्योरेंस भी अलाउंसेस में देना पड़ेगा, कुछ बेस सैलरी में ऐड करते हैं और कुछ अलाउंसेस के फॉर्म में देते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।